आशुतोष आशुतोष, पहले तो आपको क्या समझ में आ रहा है, ये आंकड़े ही हैं जिसकी वजह से शिंदे जी इतनी आसानी से मान गए, अजित पवार इतनी आसानी से मान गए? देखिए मानक, मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं कि भाई जिस पार्टी ने 149 सीटें लड़ी, 132 सीटों पर उनकी जीत हुई है, तो वो पार्टी, उसकी सरकार बननी चाहिए। जिसने 81 सीटों पर चुनाव लड़ा, 57 सीटें हैं, तो वो कैसे मुख्यमंत्री पद के दावेदारी की बात कर सकते? कभी भी छोटा इंजन जो है वो बड़ी गाड़ी को नहीं खींच सकता, और अगर खींचेगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा, गाड़ी डिरेल हो जाएगी। इसलिए बड़ा इंजन ही गाड़ी को खींचे, ये ज्यादा बेहतर स्थिति होती है। मैं तो उस वक्त भी कह रहा था कि जब शिवसेना टूटी थी और जब एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया था, उस वक्त भी गलत किया था। उस वक्त जो भारतीय जनता पार्टी के पास 105 विधायक थे, और एकनाथ शिंदे जो उस वक्त देवेंद्र फडणवीस थे, उनका हक था, उनको मुख्यमंत्री बनना चाहिए था, और लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वो हक एकनाथ शिंदे को दिया था। अब अगर एकनाथ शिंदे या शिवसेना संबंधी लगे कि उनका तो मुख्यमंत्री के पद पर जन्मों का अधिकार है, ये तो गलत होगा। राजनीति की जो व्याख्या है वो बहुत स्पष्ट है। आज भारतीय जनता पार्टी 1993 से जब तक शिवसेना और बीजेपी की सरकार बनी थी, पिछले 40 सालों में पहली बार ऐसा मौका मिला है जब भारतीय जनता पार्टी अपने बल पर अकेले सरकार बनाने की स्थिति में है। हाँ। वो अगर चाहे तो उसको शिंदे ग्रुप की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो चाहे तो एनसीपी अजीत पवार गुट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। उसको सिर्फ 145 विधायकों की जरूरत है, यानी सिर्फ 13 विधायक और चाहिए। और अगर बीजेपी तय कर ले कि उसे अपने बल पर सरकार बनानी है, तो ये 13 विधायक बहुत आसानी से आ जाएंगे। इस बात को एकनाथ शिंदे भी समझते हैं, इस बात को अजीत पवार भी समझते हैं, और भारतीय जनता पार्टी वो गलती नहीं करेगी जो भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में गलती की। नीतीश कुमार को आगे रखकर जिस तरीके से बीजेपी ने अपने पैर में कुल्हाड़ी मारी है, अगर वही गलती इस बार करेंगे तो शिवसेना फिर पावरफुल हो जाएगी, और उसका नतीजा ये निकलेगा कि बीजेपी की कीमत पर पावरफुल होगी। देखिए राजनीति है ये। आज शिवसेना और शिंदे ग्रुप और बीजेपी एक साथ है। कभी बाला साहब ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक दूसरे की कस्में खाते थे, आपको याद है ना? 2014-2019 तक साथ में चुनाव लड़े थे। उसके बाद उद्धव ठाकरे ने कहा कि मेरे साथ धोखा हो गया। तो राजनीति में कब टाके बढ़ जाए और कब टाके टूट जाए कोई नहीं जानता। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि बीजेपी आज महाराष्ट्र में उस स्थिति में है जहां उसे अपने बल पर सरकार बनाने की कोशिश करनी चाहिए। यह बीजेपी की सबसे बड़ी एक्यूलेस हील थी। हाँ। कि वो तमाम कोशिश के बावजूद भी अपने बल पर सरकार नहीं बना। बिल्कुल। अब आपने बिहार का उदाहरण दिया, मेरा अगला सवाल वही था। बिहार में तो नीतीश कुमार को मजबूरी में बीजेपी को सीएम बनाना पड़ता है ना, क्योंकि वहां की राजनीति, वहां के आंकड़े, विधानसभा की स्थिति, जाति समीकरण, नीतीश जहां जाते हैं वही गठबंधन जीतता है। हमने 2-3-4 चुनाव में देख लिया। इसीलिए बीजेपी की मजबूरी है ना वहां। तो महाराष्ट्र में शायद वो मजबूरी अब नहीं है। आपको याद होगा कि जब 2014 के लोकसभा का चुनाव हुआ था तो बीजेपी अपने बल पर चुनाव लड़ी थी। कितनी सीटें आई थी? 22 सीटें जीती थी। लोकसभा 22 सीट अपने बल पे जीती थी कि नहीं जीती थी? हाँ। अगर उस गेम पर अगर उसने बिल्ड किया होता तो 2019-20 में तो नहीं, लेकिन आराम से भारतीय जनता पार्टी की बिहार के अंदर सरकार होती। देखिए नीतीश कुमार की सबसे बड़ी कामयाबी इसमें है कि वो अपनी बार्गेनिंग पावर कमजोर होने के बावजूद भी मजबूत रख रहे हैं। हाँ। बीजेपी की सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी कि जब आप 2019 के लोकसभा के चुनाव में जा रहे थे, आपने 5 जीती हुई सीटें जनता दल यूनाइटेड को दी थी। 5 जीती हुई सीटें, और नीतीश कुमार ने क्या किया? बीजेपी का कंधा झटक दिया, आरजेडी के साथ चले गए। तो बुनियादी सवाल इसी बात को लेकर है। और अगर बीजेपी ने बिहार के अंदर कोशिश की होती तो आज की तारीख में मैं दावे के साथ कहता हूं वहां बीजेपी की अपने बल पे सरकार होती। उसको किसी जनता दल यूनाइटेड, किसी नीतीश कुमार की जरूरत नहीं थी। और मैंने उस वक्त इस बात को लिखा भी था, बहुत स्पष्ट तौर पर लिखा था अपने कॉलम में, और साफ तौर पर कहा था। ओके, अब आशुतोष, एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना और अजीत पवार वाली एनसीपी का क्या भविष्य देख रहे हैं? महाराष्ट्र में कुछ रियल अलाइनमेंट होगा? क्योंकि एमवीए में तो आप देख ही रहे हैं, हौसले एकदम पस्त हैं। देखिए प्रदीप भंडारी को मेरी बात पसंद नहीं आएगी, सुश्री और ब्रजमोहन जी को भी पसंद नहीं आएगी। भारतीय जनता पार्टी का पूरा ग्रोथ जो है वो दूसरी पार्टियों के समर्थन से है। चाहे वो गुजरात का उदाहरण ले लीजिए, चाहे मध्य प्रदेश का उदाहरण लीजिए, चाहे असम का उदाहरण लीजिए, चाहे उड़ीसा का उदाहरण लीजिए, चाहे आप यहां तक कि खुद महाराष्ट्र में आप चले जाइए। 1993 में जब मनोहर जोशी मुख्यमंत्री बने थे, उस वक्त शिवसेना बड़ी पार्टी थी।
बीजेपी छोटी पार्टी थी। आज शिवसेना कहां है, ये तो एकनाथ शिंदे को भी पता होगा ना कि जिस उद्धव ठाकरे, बाला साहब ठाकरे की पार्टी बीजेपी तोड़ सकती है, वो एकनाथ शिंदे की पार्टी भी तोड़ सकती है, वो अजीत पवार की पार्टी भी को भी तोड़ सकती है। वो तोड़ेगी एक दिन, आज नहीं कुछ समय के बाद, क्योंकि बीजेपी को अपने बल पर ही सरकार बनाना होगा वहां पे। और अगर मान लीजिए 2/3 विधायक अगर शिंदे के टूटते और अजीत पवार के टूटते हैं, तो अगला चुनाव भारतीय जनता पार्टी अपने बल पर लड़ेगी, उसको बैसाखियों की जरूरत नहीं होगी। और यही असली राजनीति है जो उसने मध्य प्रदेश के अंदर किया, जो समाजवादियों के साथ किया, जो गुजरात में उसने समाजवादियों के साथ किया, जो उड़ीसा में उसने नवीन पटनायक के साथ किया, जो असम गण परिषद के साथ उसने असम में किया, यही तो किया उसने। और आपको अच्छी तरीके से याद होगा, ममता बनर्जी इस बात को समझ गई थी, इसलिए ममता बनर्जी ने लोकसभा का चुनाव तो बीजेपी की मदद से लड़ा, लेकिन उसके बाद उनको लग गया अगर मैं बीजेपी के साथ रहूंगी तो मेरी राजनीति खत्म हो जाएगी, तो उन्होंने अपने बल पर चुनाव लड़ने की बात की। तो शिवसेना उसका ज्वलंत उदाहरण है कि कैसे बीजेपी ने शिवसेना को धीरे धीरे कमजोर किया और सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे। याद रखिएगा, बीजेपी 26% की पार्टी है गुजरात, महाराष्ट्र के अंदर। नंबर 2 की जो पार्टी है वो कांग्रेस पार्टी है 12.38 के साथ 14% का फर्क है। इसका मतलब यह कि बीजेपी स्वाभाविक पार्टी है आज गुजरात, महाराष्ट्र के अंदर अपने बल पे, अपने बहुमत से सरकार बनाने के लिए। बोलिए।